गांधी और मार्क्स। विनोबा भावे। महात्मा गांधी और मार्क्स महामुनि दोनों के विचारों की तुलना से अधिक आकर्षक विषय आज के जमाने में और कौन सा हो सकता है। पिछले 100-150 वर्षों के मनुष्य समाज को यदि छाना जाए तो बहुत कर ये दो ही नाम हाथ में रह जाएंगे। मार्क्स के पेट में लेनिन ही जाता है, गांधी के पीछे टॉल्स्टॉय की छाया गृहीत ही है। ये दोनों विचार प्रवाह एक दूसरे को आत्मसात करने के लिए आमने सामने खड़े हैं। आज ऊपर से तो संसार में रूस के नेतृत्व में साम्यवादी और अमेरिका के नेतृत्व में जनतंत्र के आवरण में छिपे पूंजीवादी खम ठोक कर खड़े दिखाई देते हैं, किंतु गहराई से विचार करें तो इस दूसरे नकली दल में कोई सत्व नहीं रह गया है। इसलिए फौजी शक्ति के बल पर वह कितनी ही शेखी क्यों न बघारें, मैं तो मानता हूं कि कम्युनिस्ट विचार की प्रतिस्पर्धा में वह खड़ा नहीं रह सकता। इसके विपरीत गांधी विचार यद्यपि आज कहीं संगठित रूप में खड़ा नहीं दिखाई देता, तो फिर भी उसमें विचार सत्व होने के कारण कम्युनिज्म को उसी का सामना करना पड़ेगा। गांधी विचार के चारों तरफ आध्यात्मिक तेजोपुंज दिखाई देता है, तो साम्यवाद के पीछे शास्त्रीय परिभाषा का जबरदस्त पृष्ठबल। गांधी विचार ने भारत के स्वराज्य संपादन का श्रेय प्राप्त कर अव्यवहार्यता के आक्षेप से छुटकारा पा लिया है। साम्यवाद ने चीन के पुराण पुरुष को तारुण्य प्रदान कर अपनी तात्कालिक शक्ति दिखा दी है। इसलिए संभव हो तो दोनों विचारों का समन्वय किया जाए, ऐसी लालसा कुछ प्रचारकों के मन में उठती रहती है। फिर गांधीवाद यानी हिंसावर्जित साम्यवाद, इस तरह के कुछ स्थूल सूत्र भी बना लिए जाते हैं। एक बार चर्चा हो रही थी कि गांधीवाद और साम्यवाद में केवल अहिंसा का ही फर्क है। मैंने कहा, दो आदमी नाक, कान, आंख की दृष्टि से बिल्कुल एक से थे। इतने मिलते जुलते कि राजनीतिक छल के लिए एक की जगह दूसरे को बैठाया जा सकता था। फर्क इतना ही था कि एक की नाक से सांस चल रही थी, दूसरी की बंद हो गई थी। परिणाम यह हुआ कि एक के लिए भोजन की तैयारी हो रही थी, जबकि दूसरे के लिए शव यात्रा की। अहिंसा का होना या ना होना, यह छोटा सा फर्क छोड़ देने पर बची हुई समानता इस तरह की ही है। साम्यवाद खुल्लम खुल्ला आसक्ति का एक राग द्वेषात्मक विचार होने के कारण उसके तात्विक परीक्षण की मुझे कभी जरूरत नहीं मालूम हुई। यद्यपि साम्यवादियों ने उसके चारों तरफ लंबी चौड़ी तत्वज्ञान की एक इमारत खड़ी कर दी है, तथापि तत्वज्ञान के नाते उसमें कोई सार नहीं। वह कारीगरी नहीं, बाजीगरी है, वह पीलिया वाले की दृष्टि है। संघर्ष नाम के एक परम तत्व को ये लोग मानते हैं। संघर्ष के सिवा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। नान्या दस्ती, यह साम्यवादियों की टेक रहती ही है। जिस प्रकार वह परमाणुवादी कनाद मरते समय पील परमाणु 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 जपता मरा, वैसा ही हाल इन संघर्षवादियों का है। छोटे बालक को माता के स्तन से दूध मिलता है। यह चमत्कार कैसे होता है? इनकी दृष्टि में तो वह एक महान संघर्ष ही होता है, माता के स्तन और बच्चे के मुख का। मैंने यह दृष्टांत विनोद में दिया, लेकिन ये लोग उसे गंभीरता से स्वीकार कर लेंगे। सारांश यह कि जिसे हम सहकार समझते हैं, उसे भी जहां संघर्ष समझा जाता है, वहां सचमुच का प्रतिकार कितना बड़ा संघर्ष होगा। सृष्टि से मन बना है या मन से सृष्टि, ऐसी बहस भी लोग किया करते हैं। सृष्टि से मन बना है, इस विषय में भ्रांत मनुष्य को छोड़कर किसी को कोई संदेह नहीं। यदि मन से सृष्टि बनी होती तो सृष्टिकर्ता ईश्वर की किसे जरूरत पड़ती? फिर सृष्टि और मन दोनों से भिन्न एक आत्मा भी तो है, उसका तो इनके यहाँ पता ही नहीं। कोई पता बता भी दे तो ये लोग उसे समझने से इनकार कर देंगे। शंकराचार्य ऐसे आदमी से कहते हैं, भाई तुमसे मेरा विवाद ही नहीं है, क्योंकि आत्मा को अस्वीकार करने वाला तू स्वयं ही आत्मा है। तू उसको स्वीकार करेगा तो तेरे स्वीकार करने से वह सिद्ध होगा। तू उसे अस्वीकार करेगा तो तेरे अस्वीकार करने से भी वही सिद्ध होगा। जिन्हें हम आध्यात्मिक सद्गुण कहते हैं, वह इन लोगों की दृष्टि से केवल अर्थशास्त्र भौतिक परिस्थिति की उपज हैं। आत्मशून्य विचार में व्यक्ति स्वातंत्र्य का सवाल खड़ा नहीं होता। हजामत में कितने बाल करते हैं, इसकी गिनती कोई क्यों करे? व्यक्ति आते और जाते हैं, समाज नित्य चलता है, इसलिए समाज का ही अस्तित्व है। व्यक्ति शून्य है, इतना ही जान लेना है। सागरपुत्र ने जिस प्रकार गंगाजी का मूल प्रवाह खोज निकाला, उसी प्रकार इन तत्ववेताओं ने समूचे मानव इतिहास का मूल प्रवाह खोज निकाला है। निर्णय यह हुआ है कि जिस प्रकार बाण से छूट जाने के बाद उसकी दिशा बदली नहीं जा सकती, वह निश्चित दिशा में जाने के लिए बाध्य हो जाता है, वैसी ही हमारी स्थिति है। इतिहास के प्रवाह ने हमारे कार्य की दिशा निर्धारित कर दी है। अब क्रिया स्वातंत्र्य रह ही नहीं गया। पहले खून की नदियां बहेंगी, बाद में दूध और शहद की, और अंत में सबकी तृष्णा बुझाने वाले शीतल जल की नदियां हर एक के घर के आगे से बहेंगी। यह सब पहले से ही तय हो चुका है। क्रांति पहले कहां कहां होगी, इसकी भविष्यवाणी भी मार्क्स ने कर दी थी, यद्यपि वह सच साबित नहीं हुई। लेकिन वह तो ज्योतिष के भविष्य कथन की तरह थोड़ी सी नजर चूकी हो गई है। उतने से फलित ज्योतिष का शास्त्र निष्फल नहीं माना जाता। यमराज का आमंत्रण जिस प्रकार टाला नहीं जा सकता, उसी प्रकार क्रांति का भविष्य भी टाला नहीं जा सकता।
ऐसी स्थिति में उसमें भाग लेना, उसमें हाथ बटाना ही हमारे हाथ में है और इतना ही हमारा काम है। कहते हैं वाल्मीकि ने रामचरित्र पहले से ही लिख रखा था, रामचंद्र जी अक्षरशः उसके अनुसार चले, इसलिए उन्हें रत्ती भर भी तकलीफ नहीं हुई। पुस्तक देखते चले और कार्य करते चले। परिणाम की भी चिंता करने का कारण नहीं था, क्योंकि यह भी लिखा हुआ था। साम्यवादियों की स्थिति भी ऐसी ही है। मार्क्स ने लिखा, लेनिन ने किया, हमें उसके पीछे चलते चलते मुकाम पर पहुंचना है। गांधी विचार की दशा इससे ठीक उल्टी है। साम्यवाद की अगर पक्की संगीन इमारत है, तो गांधीवाद का सारा खोखला तहखाना। गांधी जी के वचनों को देखें तो उनका भी विकास हुआ है। बाद के वचन के विरुद्ध पहले का कोई वचन मिल जाए तो उन दोनों का मेल बैठाने की कोशिश मत करते बैठो, बाद का वचन ग्रहण करके पिछला छोड़ दो, यह कहकर गांधी जी छुट्टी पा लेते हैं। उनकी बड़ी से बड़ी लड़ाई में न तो कोई पूर्व योजना होती थी, न तंत्र और न कोई रचना ही। एक कदम काफी है कहने वाले को भगवान 2 कदम बताए किस लिए? तो क्या बात के वचन प्रमाण मान जाएं? गांधी जी का जवाब है, वचनों को प्रमाण मानो ही मत, अपनी अक्ल से काम लो। जब तक मैं हूं, मुझसे पूछो, मेरे बाद तुम सब लोग सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, इसलिए उनके अनुयायियों में भी किसी का किसी के साथ मेल नहीं बैठता। एक सज्जन ने विनोद में मुझसे कहा, गांधी जी गीता भक्त थे, उनके निकट के सहयोगी भी गीता भक्त थे। सभी ने गीता पर कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन किसी एक का भी गीतार्थ दूसरे के गीतार्थ से मेल नहीं खाता। इस विनोद को हम भूल जाएं, क्योंकि इससे गीता के शब्दों की व्यापकता के सिवा और कुछ सिद्ध नहीं होता। परंतु यह बात तो सच है कि जीवन से संबंध रखने वाले किसी भी प्रश्न पर, यहाँ तक कि खादी जैसे सर्वोदय विचार के मूलभूत विषय पर भी ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांधी जी के सारे निकट के साथी एक ही नीति अपनाएंगे। इसीलिए जब किसी ने सुझाया कि गांधी जी को अपने विचार शास्त्रीय परिभाषा में रख देने चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि मुझे तो वैसा करने की फुर्सत नहीं। दूसरे मेरे प्रयोग अभी चल ही रहे हैं, उनमें से शास्त्र धीरे धीरे जब बनेगा तब बनेगा। मुझे और भी एक कारण से उनका जवाब ठीक जंचा। शास्त्रीय परिभाषा बनाने से क्या होगा? इतना ही कि विरोधी शास्त्रीय परिभाषा को जवाब मिलेगा। लेकिन जिस प्रकार शस्त्र बल से शस्त्र बल क्षीण नहीं होता, बल्कि बढ़ता है और एक ही समस्या में से अनेक समस्याओं को जन्म देता है, उसी प्रकार एक परिभाषा से दूसरी परिभाषा को लड़ा देने से स्पष्टीकरण होने के बदले उलझने ही ज्यादा बढ़ती हैं। इसलिए विचार को परिभाषा के चौखटे में ठोक पीट कर बैठाने के बदले उसे मुक्त रहने देना ही अधिक लाभकारी होता है।